दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीट एग्जाम पर। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन है जो मैंने विद आंसर आपके लिए रेडी किए हैं, तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर देख लीजिएगा अपने एग्जाम में जाने से पहले। ऐसे ये सारे सॉल्व क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकता है कि समावेशी शिक्षा के राह में क्या बाधाएँ, यानी कि व्हाट आर द ऑब्स्ट्रक्शन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हमने लिख दिया कि समावेशी शिक्षा में जो बाधाएं हो सकती हैं वो जाति धर्म हो सकता है, आर्थिक स्थिति खराब हो सकता है, समावेशी शिक्षा के लिए जो प्रशिक्षण की जरूरत होती है शायद वो ना हो, तो बहुत सारा सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव, आप कुछ भी उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट लिख सकते हो। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए टीचर और हाउ टीचर कैन प्रमोट जेंडर। एक शिक्षक किस प्रकार से सामाजिक लैंगिक समानता को बढ़ा सकता है, उसमें उसकी क्या भूमिका हो सकती है। क्लासरूम में कोई भेदभाव न करे, लड़के लड़की के ऊपर कोई भेदभाव न करे, सबको समान अवसर मिले। बच्चों को देखने, लड़के या लड़की को देखकर उनसे जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब कि लड़कियां हैं तो उनको इस तरह से मेरा व्यवहार होना चाहिए, लड़के हैं तो मेरा व्यवहार उनके साथ ऐसा कुछ पहले से दिमाग में निश्चित ना करें। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार हो, जानबूझकर सबको घुलने मिलने का मौका दें। हाँ, ध्यान जरूर रखें कि कोई गलत काम ना हो, कोई बच्चे लड़ाई वड़ाई ना करे, इस तरह की चीज़ें ना। लेकिन लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आप खुद एक आदर्श के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज जेंडर इन इक्वालिटी। ध्यान रखिए, इक्वालिटी नहीं है, इन इक्वालिटी यानी कि असमानता। देखिए, लैंगिक असमानता क्या है? एक सामाजिक घटना है, एक व्यवहार है जिसमें कि पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। यानी कि एक ही कार्य के लिए हो सकता है महिलाओं को जो है कम अवसर मिल रहे हैं और पुरुषों को ज़्यादा हो, तो ये लैंगिक असमानता है। तो इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो। लिंग असमानता के आधार पर क्या होता है? भेदभाव होता है महिलाओं के साथ में और पुरुषों के साथ में। हो सकता है पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा हो, महिलाओं को ना दिया रहा हो। घर में परिवार में महिलाओं की बातें ना सुनी जा रहा हो, पुरुषों की बातें सुनी जा रही हो। तो अगर इस प्रकार का कोई भेदभावपूर्ण रवैया या व्यवहार आपको देखने को मिलता है तो आप कह सकते हो ये लैंगिक असमानता। वैसे मैंने आंसर लिखा है, आप इसे आराम से देख लें। अब जेंडर इक्वालिटी क्या होगी? इनइक्वालिटी पढ़नी है तो इक्वालिटी, जब उसका विपरीत सबको समान अवसर मिले, बिना किसी जेंडर भेदभाव का ध्यान रखे हुए सबको समान अवसर मिले, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, तो हम लैंगिक समानता बोल सकते हैं। ये एक मूल अधिकार भी है। और लैंगिक समानता के अंदर क्या होगा? आपको आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, जॉब क्या करना है, कैसे करना, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, सब चीज़ों की स्वतंत्रता होगी। जिस प्रकार से एक पुरुष को होती है उसी प्रकार से महिलाओं को। तो अगर एक वातावरण है जहाँ स्त्री पुरुष को किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार देखने को नहीं मिलता, सबके साथ समानता का व्यवहार हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो लैंगिक समानता है। ठीक है, अब आता है कि ऐसे बहुत सारे स्कीम्स बताइए जो महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं। तो लाडली लक्ष्मी स्कीम है, मदर सिक्योरिटी स्कीम है, जननी सुरक्षा स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सुकन्या समृद्धि योजना है। सबकी डिटेल में मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लिख दिया है, तो आप इन सबको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो। इसके बाद ये क्या है, किस तरह से, कब स्टार्ट हुए, वो मैंने सब कर दिए हैं आपके लिए। अब देखिए अगला प्रश्न, माफ करिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ अगर कुछ हो। मी टू कैंपेन एक बार पूछा गया था कि मी टू कैंपेन क्या? मी टू कैंपेन क्या? एक प्रकार का सामाजिक अभियान है, सामाजिक क्रांति है, जिसमें कि महिलाएं अपने साथ हो रहे किसी भी यौन शोषण या यौन घटना के बारे में जो है खुलकर सामने आती हैं, शिकायत दर्ज कराती हैं। ठीक है, ताकि लोग इस प्रकार के लोग जो इस प्रकार के जघन्य अपराध हैं उसके बारे में लोग समझे। मीटू अभियान जो है की जो शुरुआत थी, आप देखोगे कि तराना बुर्के नाम की एक सोशल फिनोमिना मतलब एक्टिविस्ट थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था और फिर पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, मैंने डिटेल कर दिया। इसके बाद महिला सशक्तिकरण क्या है, वीमेन एम्पावरमेंट क्या है। देखिए, महिलाओं को सशक्त करना यानी कि महिलाओं को वो सारे अधिकार वापस पुनः देना जिससे कि वो महिलाएं सशक्त हों, सक्षम हों, उनके अंदर आत्मविश्वास आए और पुरुषों के समान ही वो भी समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में भागीदारी कर सके। तो महिलाओं को सशक्त करना यानी कि जो उनकी क्षमता है, जो वो कर सकती, जो उनकी योग्यता है, उसे पूरी तरह से प्राप्त करने में अगर हम अवसर दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं महिलाओं को सशक्त करें। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य स्वयं के साथ साथ समाज के लिए महिलाओं की उपयुक्त क्षमता का उपयोग करना, जो महिलाओं की क्षमता है उसका सही से उपयोग करना, समाज में समानता की भावना को बढ़ावा देना और लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने में भी महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण स्तर हो सकता है, एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। क्लास क्या है, वर्ग क्या है? देखिए, वर्ग मतलब कि
एक सामाजिक, आर्थिक या व्यावसायिक स्थिति हो सकती है जहाँ पे कि एक समूह का दूसरे समूह के बीच में आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति या आप किसी भी एक विशेषता के आधार पर आप देखोगे कि अंतर है। जैसे कि धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति के आधार पर आप गरीब या अमीर बोल सकते हो, शिक्षा के आधार पर शिक्षित और अशिक्षित बोल सकते हो। तो इस तरह से एक समूह को हम लोग क्लास बोलते हैं। वर्ग शब्द का आमतौर पर एक सामाजिक या आर्थिक पद को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। कम्युनिटी क्या है, समाज क्या है, देखिए आप लिख सकते हो। एक समुदाय एक सामाजिक इकाई होती है, ठीक है। और सामाजिक जो इकाई है उसमें स्थान, मानदंड, धर्म, मूल्य, रीति रिवाज या पहचान जैसी, पहनावे जैसी, भाषा जैसी समानताएं होती है। हम जिस समाज का हिस्सा है, हमारे समाज में सब हमारे जैसे ही होते हैं, हमारे जैसी भाषा बोलते हैं, हमारे जैसा उनका रहन सहन होता है, हमारे जैसे उनके विचार होते हैं, हमारे जैसे उनके त्यौहार होते हैं। तो ये सब समाज होता है। समुदाय किसी एक भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि एक देश, गांव या कस्बा में संचार प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से स्थित भावना को देख सकते हैं। तो एक ही जैसे भावना शेयर करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने डिटेल में लिखा है, जस्ट रिवीजन के लिए आपको बताता चल रहा हूँ। सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है। देखिए, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को समाज के मूल्यों, मापदंडों, समाज की अपेक्षाओं के बारे में आपको बताता है। तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सामाजिक अपेक्षाओं को सीखता है, समाज के लिए उसकी क्या जिम्मेदारी उसके बारे में जानता है और अपने आप को समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है ताकि समाज में उसका नाम हो, समाज के लिए वो उपयोगी कार्य कर सके और समाज को सुचारू ढंग से चलाने में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान हो। इस पूरी प्रक्रिया में, सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार के सदस्य, शिक्षक, धार्मिक नेता, मित्र सभी की अहम भूमिका होती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 2 स्तर पर होती है। ये सामाजिकरण जो है घर में जन्म से किशोरावस्था के दौरान हो सकती है और माध्यमिक स्तर पर यह जीवन भर चलने वाली व्यवस्था है, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज सोशल चेंज। देखिए, सोशल चेंज का मतलब होता है सामाजिक बदलाव। जब समाज की संरचना, समाज के घटक यानी कि परिवार, स्कूल, मंदिर, धर्म, संस्कृति, जाति, इनके स्वरूप में बदलाव होता है, इनके ढांचे में बदलाव होता है, लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव होता है, लोगों के रहन सहन में बदलाव हो, लोगों के त्यौहार मनाने के तरीके में बदलाव हो, शिक्षा प्रणाली में बदलाव हो, समाज की जो आवश्यकता है वो अगर बदल जाए, अगर इस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं जिससे कि सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी प्रभाव हो सकता है, अगर हो रहा है तो आप बोल सकते हो समाज में बदलाव हुआ, ये सोशल चेंज है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं वो भी मैंने लिखी। क्लासिफिकेशन ऑफ मास मीडिया। देखिए, मास मीडिया का यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन करना है, यानी कि जो मास मीडिया होती है वो क्या है। मीडिया का एक संचार या आप क्या, मीडिया क्या एक संचार का माध्यम है। तो क्लासिफिकेशन, मास मीडिया आपका प्रिंट हो सकता है, मास मीडिया आपका जो है इंटरनेट के माध्यम से आपका डिजिटल हो सकता है, प्रिंट हो सकता है। तो ये आपके अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, न्यू मीडिया, इस तरह के बहुत सारे जो आपके मास मीडिया के प्रारूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फिल्म है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, सीडी, ये सब क्या है आपके मास मीडिया के ही प्रारूप है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लीजिएगा कि मीडिया किस प्रकार से जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकती है। देखिए, मीडिया में इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएँ, इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाएँ, फिल्म बनाए जाए, लेख लिखे जाएँ, कविताएँ लिखी जाए जो महिलाओं को पुरुषों के समान दिखाएं और पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी विशेषताओं को सामने रखें। तो लिंग संवेदनशील और लिंग परिवर्तनकारी सामग्री बनाकर लैंगिक रूढ़ियों को दूरना, यानी कि जो महिलाओं की भी योग्यता को समक्ष रखे, महिलाओं को भी हीरो के रूप में दिखाएं, ऐसे कार्यक्रम बनाएं, ऐसे फिल्म बनाएं, ऐसे सीरियल्स बनाएं जो महिलाओं के योगदान को भी सराहें, महिलाओं को भी एक हीरो के रूप में दिखाएं, महिलाओं की योग्यता के बारे में हमको जानने का अवसर दें। ऐसी चीज़ें जैसे कि प्रोग्राम हो गया, लीफलेट हो गया, डिस्कशन हो गया, यहाँ पर महिलाओं को एक सही तरीके से प्रस्तुत करें, महिलाओं की योग्यताओं को छुपने ना दें। निजी क्षेत्रों में, संगठनों में भागीदारी, प्रिंट मीडिया, मास मीडिया में जहाँ तक हो सके महिलाओं की समान भागीदारी को सुनिश्चित करें। हमें महिलाओं के खिलाफ जो भी हिंसा हो रही है या जो भी उनको दबाने के कार्य हो रहे, दमनकारी कार्य हैं, उन सब का खुलकर विरोध करना चाहिए और मास मीडिया का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, मीडिया का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के संबंध में अच्छी अच्छी बातें प्रस्तुत कर सकते हैं, फैला सकते हैं और अगर कुछ गलत हो रहा है महिलाओं के संदर्भ में तो उसको भी हम उजागर कर सकते हैं, कानूनी कार्यवाही के लिए एक मुहिम छेड़ सकते हैं।
तो इस तरह का काम कर सकते हैं। हाउ मास मीडिया प्रोमोट्स जेंडर इनइक्वालिटी। अब जेंडर इनइक्वालिटी भी कैसे प्रमोट करती है मास मीडिया, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैंने लिख दिया है। अब देखोगे कि लैंगिक भेदभाव को बढ़ाने में कहीं ना कहीं समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो समाचारों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे कि महिलाओं का योगदान जो है बहुत कम है। तो मास मीडिया द्वारा साक्षात्कार किए गए 5 विषयों में से एक महिलाएं होती है। तो आप देखो कि महिलाओं का जो अभी प्रस्तुतिकरण है, रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुत कम है। तो रोल ऑफ मीडिया इन जेंडर आइडेंटिटी, मीडिया किस प्रकार से जो लैंगिक पहचान बनाने में, जेंडर भूमिका निश्चित करने में, आपको देखिए आप बहुत सारे पिक्चर्स देखते होंगे, बहुत सारे सीरियल देखते होंगे, या मीडिया के अलग अलग रूप में, चाहे वो पोएम हो, किताब हो, समाचार पत्र में कोई लेख हो, आप देखोगे कि काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से भूत में और आज भी महिलाओं को अभी भी उनके योग्य रूप में लाया नहीं जाता है। आज भी महिलाओं को एक सौंदर्य के रूप में, एक सौंदर्य के माध्यम के रूप में, या एक अबला के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक पहचान निर्मित करने में, अबला के रूप में, घरेलू के रूप में, दबे हुए एक प्राणी के रूप में दिखाने का काम जो है कहीं ना कहीं हमारे मास मीडिया ने, टेलीविज़न ने, और जो भी हमारे मीडिया के भाग होते हैं उन्होंने किया है। तो इसको दूर करने की ज़रूरत है। बाकी डिटेल में मैंने लिख दिया है, आप प्लीज़ इसको चेक जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक और है, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा की 4 मुख्य विशेषताएं लिखी। यह सुनियोजित और किसी स्कूली प्रणाली की इसके लिए आवश्यकता नहीं होती। सहभागी शिक्षण प्रणाली है, यह ओपन एंडेड एजुकेशन सिस्टम है, इसका कोई शुरुआत या अंत एकदम निश्चिंत नहीं होता। संरक्षित पाठ्यक्रम भी नहीं होता, पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती लोगों को। इसमें किसी भी आयु वर्ग का आदमी इसको ज्वाइन कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, और समय और पाठ्यक्रम काफ़ी लचीला होता है। तो ये कुछ पॉइंट आप लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन में लिखेंगे ना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल इनको